औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो बेटा आज हम फिज़ियोलॉजी में एक नेक्स्ट सिस्टम जो है उसको डिस्कस करेंगे। ये सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर और मोस्टली अगर हम नॉर्मली देखें तो हम किसी इंसान के ज़िंदा या मुर्दा होने की पहचान भी इसी सिस्टम की वजह से ही करते हैं। नॉर्मली भी अगर हम ये देखना चाहें कि कोई शख्स ज़िंदा है या कोई शख्स मर गया है तो हम देखते हैं कि क्या उसकी जो हार्ट बीट है वो चल रही है या नहीं चल रही। अगर उसकी हार्ट बीट नहीं चल रही तो इससे मुराद यही है कि वो मर गया है। सो ये तो एक जनरल सी बात थी जो मैंने आपसे शेयर की है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सिस्टम है जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसको ज़रा आज हम डिस्कस करेंगे। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है कितना हमारी बॉडी में ज़रूरी है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स शामिल हैं, और किस तरह से हार्ट की हम फिज़ियोलॉजी जो है उसको देखेंगे, किस तरह से ये ब्लड वेसल्स को ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड किस तरह से पंप करता है। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ज़रा इसको आप लोग ध्यान से ज़रा देखिएगा, मतलब कि इसमें जो चीज़ें हैं ना उनको थोड़ा सा समझना जो है आपके लिए ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं जी? इसमें आपका दिल और जो खून की नालियाँ जिसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं ये शामिल हैं। अब दिल क्या करता है, हर बंदे को पता है कि दिल क्या करता है। हार्ट पंप्स द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स। दिल जो है वो ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर पंप करता है। जैसे आपके घर में वाटर वाला पंप लगा होता है जो कि पानी को टैंकी में पंप करता है, तो इसी तरह से जो ब्लड है उसको पंप करने का जो ऑर्गन है वो है हार्ट। सो ब्लड वेसल्स सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। अब दिल का काम सिर्फ ब्लड को पंप करना है और जो ब्लड वेसल्स हैं उसके बाद उनका काम शुरू हो जाता है। अब देखिए बेटा, एक जनरल सी बात है कि हम ज़िंदा हैं, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारी बॉडी बहुत सारे सेल्स के साथ मिली है और हर सेल हमारी बॉडी के अंदर ज़िंदा है। अब सेल को ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत है और ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब जब वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन का जब वो कंज्यूम करेगा और ख़ुराक को जब कंज्यूम करेगा तो ऑक्सीजन से वो क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और ख़ुराक से जो है ग्लूकोज से वो वेस्ट प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह बना देगा। अब जहाँ ज़रूरी ये है कि हर सेल को ऑक्सीजन मिले, ख़ुराक मिले, वहाँ ये भी ज़रूरी है कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकाले जाएँ उस सेल में से। तो इसके लिए अब हर सेल डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ सकता फूड के साथ। सपोज़ आपका जो पाँव के सेल्स हैं वो मैदे से आपकी कितनी दूर हैं, तो उनको खुराक नहीं मिल सकती और वो लंग से भी बहुत ज़्यादा दूर हैं और इस तरह उनको ऑक्सीजन भी नहीं मिल सकती। तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो हर सेल को उसकी जगह पर जाकर ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से लेती है और ख़ुराक देती है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वहाँ से रिमूव करती है। ये है बेटा ब्लड। तो ब्लड वेसल्स के ज़रिए जो ब्लड है हर सेल के साथ कांटेक्ट में आता है। तो इसलिए ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या करेंगी कि ब्लड वेसल्स ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करेंगी। सो ब्लड ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यू एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द टिश्यूज़। ओके हो गया। तो ये आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है जिसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स शामिल हैं। काम क्या है इनका? हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना और जो ब्लड वेसल्स हैं उनका काम ये है कि हर सेल तक ऑक्सीजन और फूड देना और नाइट्रोजनस वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ से रिमूव करना। ओके हो गया। अब इसका जो पहला हिस्सा है या पहला पार्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का वो है हार्ट और दूसरा पार्ट इसका ब्लड वेसल्स है। तो आज हम हार्ट को डिस्कस करेंगे।
हार्ट जो है हम सबको पता है कि आपके जो है अंदर मौजूद होता है और ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। करता क्या है? दैट पम्प्स द ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम में पंप करता है। अब उसके बाद आ जाता है कि ये होता कहाँ पे है, कहाँ पे होता है जी? ये होता है बेटा, इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द लंग्स। ये लंग्स में मौजूद होता है, मेडिएस्टिनम में, ठीक है ना, मेडिएस्टिनम। तो लंग्स के जो है दरमियान में, बिटवीन का मतलब होता है दरमियान में, लंग्स के दरमियान में जो मेडिएस्टिनम है, जो बिल्कुल दरमियान होता है, ठीक है ना, मेडिएस्टिनम दरमियान को कहते हैं, ठीक है, इस कैविटी का जो मिड पॉइंट है, सो वहाँ पर ये मौजूद होगा। और ये बनता किससे है? दिल जो है इसके 4 खाने होते हैं जिसको हम चैम्बर्स बोलते हैं। 2 ऊपर वाले खाने होंगे जिसको हम एट्रिया बोलेंगे, और उसके नीचे ही 2 और खाने होंगे जिनको हम वेंट्रिकल्स बोलेंगे। सो हार्ट जो है वो मस्क्यूलेचर है। मस्क्यूलेचर का लफ्ज़ हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो दिल है वो किससे बनता है? टोटली मसल से बनता है, ठीक है ना। सो द मस्क्यूलेचर ऑफ द वेंट्रिकल्स इज थिकर देन दैट ऑफ द आर्ट्रिया। तो बेटा देखें, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात है। ज़रा आप गौर से जब सोचेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह पाक ने किस तरह से हमारे हर अज़ा को बड़ी खूबसूरती और बड़ी जनाब एक टेक्निकल और बेहतरीन तरीके से बनाया है। देखिए, एट्रिया होते हैं ऊपर और उनके बिल्कुल नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं। तो जो दिल है एट्रियम वाला, उसने सिर्फ वेंट्रिकल्स तक ही खून लेकर जाना है जो उसके बिल्कुल साथ पड़े हुए हैं। तो इसलिए उनको ज़्यादा ज़ोर से पंप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल साथ ही उन्होंने ब्लड देना है जो उनके साथ जुड़े हुए हैं वेंट्रिकल्स। तो एट्रिया की जो दीवारें होंगी वो इतनी ज़्यादा मोटी नहीं होंगी, वो पतली होंगी वेंट्रिकल्स की निस्बत। आई समझ? क्योंकि जितनी मोटी दीवार होगी दिल की, उतना ही ज़्यादा ज़ोर से वो ब्लड को पंप करेगी और उतने ही दूर उसने ब्लड को पहुंचाना होता है। तो चूँकि एट्रिया ने सिर्फ अपने नीचे पड़े हुए वेंट्रिकल्स को ब्लड देना जो उसके साथ जुड़े हो, तो इसलिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि वो इतने ज़्यादा ज़ोर से लड़के या पंप करे। ज़ोर से पंप करते हैं लेकिन वेंट्रिकल्स की निस्बत में बात कर रहा हूँ। सो इट इज़ मेड ऑफ 4 चैम्बर्स, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स। सो द मस्कुलेचर ऑफ द वेंट्रिकल्स इज़ थिकर देन दैट ऑफ द एट्रिया। तो इस बात को मैंने एक्सप्लेन किया है कि वेंट्रिकल्स का जो मस्कुलेचर है वो एट्रिया की निस्बत क्यों मजबूत होता है या मोटा होता है, क्योंकि उन्होंने खून को दूर तक लेकर जाना होता है वेंट्रिकल्स ने। एट्रिया ने सिर्फ वेंट्रिकल्स को ही देना। सो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट डिपेंड्स अपॉन द मसल्स। सो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो हार्ट का है वो किसके ऊपर बेटा डिपेंड करता है? वो बेटा डिपेंड करता है मसल्स के ऊपर। फिर आ जाता है नेक्स्ट राइट साइड ऑफ द हार्ट। जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है, राइट साइड ऑफ द हार्ट हैज़ 2 चैम्बर्स। राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स हैं? 2 चैम्बर्स हैं। कौन कौन से? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। जो राइट एट्रियम है उसकी दीवार पतली है। क्यों? क्योंकि उसने वेंट्रिकल को ब्लड देना है। अभी हमने डिस्कस किया, आगे तस्वीरें मैं ज़रा बताता हूँ। राइट एट्रियम हैज़ अ थिन वॉल एंड लो ब्लड चैम्बर, प्रेशर चैम्बर। इसका प्रेशर चैम्बर भी थोड़ा है। इट हैज़ गॉट द पीस मेकर। इसके ऊपर एक बेटा पीस मेकर लगा होता है। पीस मेकर से मुराद ये है कि जो जब दिल धड़कता है तो सीधे सीधे लफ्ज़ों में आप ये देखें कि दिल के जो मसल्स हैं उनको करंट लगता है, छोटा सा चार्ज उसके ऊपर आता है, नर्व इम्पल्स आती है, ठीक है ना। उसकी वजह से वो जो है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इसी को हम इम्पल्स जनरेशन कहते हैं। और ये करता कौन है? पीस मेकर। सो राइट जो है एट्रियम, उसके ऊपर जो है वो पीस मेकर लगा होगा, उसको हम क्या कहते हैं? साइनो एट्रियल नोड। ऐसे नोड भी लिखा होता है, SA कैपिटल। सो साइनो एट्रियल नोड क्या करती है? दैट प्रोड्यूसेस द कार्डिक इम्पल्स। ये कार्डिक इम्पल्स प्रोड्यूस करेगी। और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो है ये क्या करती है? ये कंडक्ट करती है इम्पल्स को वेंट्रिकल्स के ऊपर, ठीक है ना।
साइनो एट्रियल नोड क्या करेगी, आर्ट्रियो इम्पल्स प्रोड्यूस करेगी, और आर्ट्रियो वेंट्रिकल्क्यूलर जो नोड है वो इस इम्पल्स को वेंट्रिकल्स के अंदर जो है वो कंडक्ट करेगी। तो पीस मेकर किसके ऊपर लगा होगा, राइट एट्रियम के अंदर। वो राइट एट्रियम से ऐसे नोड प्रोड्यूस करेगा जो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड प्रोड्यूस करके वेंट्रिकल्स तक पहुंचा देगी। अब देखें, राइट एट्रियम रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेटा देखें, आपकी पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दिल के दाहिने राइट वाले चैम्बर में एट्रियम में आएगा, जिसको हम राइट एट्रियम कहते हैं। तो पूरी की पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड से मुराद ऐसा खून है जिसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। ऑक्सीजनेटेड वो होगा जिसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। सो राइट एट्रियम रिसीव्स द वेनस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दो बड़ी वेंस के ज़रिए फिर राइट एट्रियम को खून मिलता है। एक बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से जिसको हम सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। सुपीरियर का लफ्ज़ वैसे होता है ऊपर, इन्फीरियर नीचे वाले को कहते हैं। सो सुपीरियर वेना केवा दैट रिटर्न्स द वेनस ब्लड फ्रॉम द हार्ट, सॉरी हेड। सो सुपीरियर वेना केवा कहाँ कहाँ से खून लेकर आएगी, हेड से लेकर आएगी, नेक से लेकर आएगी, और अपर लिम्ब जिसमें आपके बाजू और हाथ शामिल हैं, इन सब से खून कौन लेकर आएगा, सुपीरियर वेना केवा। जबकि इन्फीरियर वेना केवा जो है वो हार्ट, अपना हेड, नेक और अपर लिम्स के अलावा पूरी बॉडी से जो खून है वो इन्फीरियर वेना केवा लेकर आएगी। उसके बाद बात करते हैं हम राइट एट्रियम की। राइट एट्रियम कम्युनिकेट करता है राइट वेंट्रिकल्स के साथ। कम्युनिकेट का मतलब है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो रास्ता है वो एक वेल्व होता है। बेटा वेल्व किसको कहते हैं कि वेल्व से मुराद ये होता है कि जहाँ कहीं भी वेल्व लगा होता है तो वो किसी भी चीज़ की यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट को यकीनी बनाता है। यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट से मुराद ये है कि जो वेल्व का मकसद होता है कि जो चीज़ जिस मकसद के लिए हमने वेल्व लगाया हुआ होता है वो एक साइड पे ही गुजर सकती है, वापस नहीं आ सकती। So right atrium communicates with the right ventricle through the tricuspid valve. The valve of right ventricle is thick. तो क्या है कि जो राइट एट्रिया है उसके और राइट वेंट्रिकल, क्योंकि राइट एट्रिया से खून राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो इन दोनों के दरमियान में एक वेल्व लगा होता है जिसको हम ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं, और उसकी जो दीवारें हैं वो मोटी होती हैं क्योंकि उसने अब खून को बाकी पूरी बॉडी में वापस जाने से बचाना है, इसलिए उसकी दीवारें मोटी हैं। आई समझ। सो वेनस ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम, वेनस ब्लड जो है राइट एट्रियम से इंटर होगा राइट वेंट्रिकल्स के ज़रिए, इसी वेल्व के ज़रिए जिसको हम ट्राइकस्पिड वेल्व बोलते हैं। फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, अब राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो निकलेंगी। अब राइट वेंट्रिकल से खून कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए खून लेने के लिए आपके लंग्स में चला जाएगा। अब इट कैरीज द वेनस ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है। राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए वो खून लेने के लिए ऑक्सीजन लेने के लिए कहाँ पर जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। कहेंगे उसको हम आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन उसमें ब्लड कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। पूरी बॉडी में सवाए इस एक पल्मोनरी आर्टरी के जितनी भी आर्टरीज होंगी उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, सवाए इस पल्मोनरी आर्टरी के जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। वो भी क्यों होगा, क्योंकि ये अभी लंग से ऑक्सीजन लेने जा रही है। बात समझिए। तो जो भी ब्लड वेसल दिल से निकलती है उसको हम आर्टरीज का नाम देते हैं, इसीलिए पल्मोनरी जो आर्टरी है वो भी आपके राइट वेंट्रिकल से निकल रही है, तो इसलिए हम इसको भी क्या बोल देंगे, पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन ये वो वाहिद आर्टरी है आपकी बॉडी के अंदर जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, अदरवाइज सारी की सारी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि वेन्स के अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये बात बड़ी अहम है जो मैंने अभी आपको बताई है। इट कैरीज द वेनस ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। अच्छा, फिर आ जाता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। सो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैज़ द 2 चैम्बर्स। इसके जनाब 2 चैम्बर्स होते हैं लेफ्ट साइड के भी, जिस तरह राइट साइड के 2 चैम्बर्स हैं इस तरह लेफ्ट साइड के भी 2 चैम्बर्स हैं। ओके हो गई। तो बेटा अब लेफ्ट साइड के भी 2 चैम्बर्स हो गए,
सो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है 2 चैम्बर्स, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या नाम है उनके? लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। सो लेफ्ट एट्रियम जो है उसकी दीवार भी राइट एट्रियम की तरह पतली है, जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि एट्रियम ने सिर्फ वेंट्रिकल्स तक खून देना, तो इसके लिए इनकी दीवारें इतनी मोटी नहीं होती। सो द लेफ्ट एट्रियम इज अ थिन वॉल्ड एंड हैज़ लो प्रेशर चैम्बर, ये लो प्रेशर चैम्बर है, ठीक है ना। ये क्या करता है? अब बेटा जो ब्लड जाएगा जहाँ जी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से निकलकर लंग्स के पास गया था, लंग्स से अब वो ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजनेटेड बनकर जो है पल्मोनरी वेन्स के जरिए कहाँ पर आ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ओके होगा, इट रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द pulmonary veins. So this is only exception in the body where the artery carries the venous, artery carries the deoxygenated blood and veins carries the oxygenated blood. Okay, जो मैंने आपको बात की. So blood from the left atrium enters to the left ventricle. अब ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में दाखिल हो गया, और ये ब्लड कौन सा है? ये अभी अभी जो लंग से ऑक्सीजन लेकर आया है, ये वो वाला है, और ऑक्सीजन लेकर आया तो इसका मतलब ये कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जो लेफ्ट एट्रियम में दाखिल होगा। सो लेफ्ट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट करने से वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में दाखिल हो जाएगा। अच्छा, अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में एक वेल्व लगा होता है जिसके अंदर 3 सुराख होते हैं, जिसको हम ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं, माइट्रल वेल्व भी इसको बोलते हैं। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के अंदर या एट्रिया के अंदर जो वेल्व होता है, इसमें होते हैं 2 सुराख, तो इसको हम बाइकस्पिड, बाई मतलब 2 और ट्राई 3 को कहते हैं। सो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द आर्टीरियल ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द सिस्टेमिक एओर्टा, ठीक है ना। सो ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इंटर्स टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द माइट्रल वेल्व, द बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है ना। इसको हम बाइकस्पिड वेल्व को माइट्रल वेल्व भी बोलते हैं। सो वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ वेरी थिक। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसने आपकी पूरी बॉडी को बेटा ब्लड सप्लाई करना है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड वेसल निकलेगी वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगी, तो इसलिए इसकी दीवार सबसे ज़्यादा मोटी होती है। क्यों मोटी होती है आपको अभी रीज़न पता चल गई है। सो वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ वेरी थिक, बहुत मोटी। सो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द आर्टीरियल ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? आर्टीरियल या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, किसके ज़रिए? सिस्टेमिक एओर्टा के ज़रिए। बात समझ आ गई ना? एक पल्मोनरी और एक सिस्टेमिक। जो लंग्स को ब्लड वेसल ब्लड दे रही है या वहाँ से वापस ले रही है तो वो पल्मोनरी ही कहलाएगी। इसके अलावा जो भी आपकी बॉडी है वो सारी सिस्टेमिक में आ जाएगी, लंग्स के अलावा। वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ वेरी थिक। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द आर्टीरियल ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट आर्टीरियल ब्लड को पंप करेगा वेंट्रिकल के अंदर, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो आपके जो ब्लड है उसको पूरी की पूरी जो आपकी बॉडी है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये अभी ऑक्सीजनेटेड है ना क्योंकि अभी अभी तो लेकर आया है ऑक्सीजन लंग से, तो ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द आर्टीरियल, आर्टीरियल का यहाँ इसने लफ्ज़ लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर आप ऑक्सीजनेटेड करें, लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ ऑक्सीजनेटेड करें बेटा, ये गलत है लफ्ज़। सो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द सिस्टेमिक एओर्टा। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है सेप्टा। बेटा सेप्टा दीवार को कहते हैं, सेप्टम या सेप्टा, एक सेप्टा हो जाएगा, ज़्यादा होंगे तो सेप्टम हो जाएंगे, 2 या 2 से ज़्यादा सेप्टम जमा 1 होगा तो सेप्टा। सो राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, राइट और लेफ्ट एट्रिया जो है वो सेपरेट किससे होते हैं? एक दूसरे से, एक ऐसी दीवार के ज़रिए, फाइब्रस सेप्टम के ज़रिए, जिसका नाम क्या है? फाइब्रस सेप्टम, जिसको हम इंटर आर्टीरियल सेप्टम कहते हैं। इंटर का मतलब होता है दरमियान और आर्टीरियल का मतलब होता है आर्टरी, इसके अंदर जो आपके हैं अपना आर्ट्रियास, एट्रियास। सो दोनों एट्रियास के दरमियान में या ऑरिकल्स के दरमियान में जो एक दीवार होगी उसको हम कहेंगे इंटर एट्रियल
सेप्टम, दोनों सेप्टम के दरमियान में दीवार। सो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, अब राइट और लेफ्ट जो वेंट्रिकल्स हैं इनके दरमियान में भी एक दीवार होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, इंटर, दरमियान में वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल्स के सेप्टम दीवार, वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो दीवार है उसको हम फिर क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके हो गया। सो द अपर पार्ट ऑफ दिस सेप्टम, इस पार्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है ना, इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, वो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जबकि जो लोअर पार्ट है वो क्या है, वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। अब इसके बाद देखिए लेयर्स जो हैं हार्ट की, जो वॉल्स हैं, वॉल्स ऑफ द हार्ट, तो जो हार्ट है वो 3 तरह की लेयर से मिलकर बनता है, आउटर, मिडल और इनर। तो आउटर लेयर को हम क्या बोलेंगे बेटा, पेरिकार्डियम। पेरी का मतलब इर्द गिर्द होता है, कार्डियक या कार्डियम या कार्डियक से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी उसका मतलब हार्ट होता है या दिल आपका। सो आउटर लेयर क्या कहलाएगी, पेरिकार्डियम, जो कि कार्डियम के इर्द गिर्द जो लिपटी होती है उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। सो आउटर लेयर का है पेरिकार्डियम, जो हार्ट के सबसे बाहर होती है। मिडल लेयर क्या है, मायोकार्डियम, और इनर बेटा आपकी आ जाएगी एंडोकार्डियम। आउटर पेरिकार्डियम, मिडल मायोकार्डियम और इनर एंडोकार्डियम। अब हम फिर पेरिकार्डियम को डिस्कस करेंगे। पेरिकार्डियम क्या है जी, पेरिकार्डियम जो है एक ऐसी कवरिंग है जो कि आपके हार्ट को जो है क्या करती है, कवर करती है। और ये मज़ीद, अब पेरिकार्डियम आगे मज़ीद 2 लेयर से मिलकर बनी, एक है आउटर जिसको हम पेरिकार्डियल, आउटर पेरिकार्डियल बोलते हैं, और एक है इनर जिसका हम विज़रल पेरिकार्डियम बोलते हैं। सो द स्पेस बिटवीन द टू, अब अपर पेरिकार्डियम या आउटर पेरिकार्डियम और इनर पेरिकार्डियम के दरमियान में भी थोड़ी सी स्पेस है जिसको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं, ठीक है, या इसका हम फिर पेरिकार्डियल स्पेस भी बोलेंगे। एंड इट कंटेन्स अ फ्लूइड, अ थिन फिल्म ऑफ फ्लूइड। सो जो स्पेस है पेरिकार्डियम के दरमियान में, उसके अंदर क्या है, एक बहुत ही पतला जो है वो फ्लूइड होता है। अब हम बात करते हैं आउटर पेरिकार्डियम की। तो पैराइटल पेरिकार्डियम फॉर्म्स द स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सैक ऑफ द हार्ट, ये दिल के इर्द गिर्द एक बहुत मजबूत थैला बनाएगी। ये हेल्प करती है दिल को मेडिएस्ट्रम के साथ जुड़ने में, क्योंकि दिल मेडिएस्ट्रम के साथ जुड़ा हुआ है ना आपके जो है लंग्स के दरमियान। तो इसमें पहली कौन सी आ जाएगी फिर, आउटर, जिसको हम आउटर फाइब्रस लेयर कहते हैं। फाइब्रस लेयर जो है वो पैराइटल पेरिकार्डियम की जो है वो थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है, और ये डायफ्राम के साथ अटैच होती है, और ये कॉन्टिन्यूस है, मतलब कि जुड़ी हुई है किसके साथ, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है ना, जो आउटर वॉल है ट्यूनिका एडवेंटिशिया के साथ ये जो है वो जुड़ी हुई है ब्लड वेसल्स की, ठीक है ना। तो और इंटरिंग एंड लिविंग द हार्ट, जो कि हार्ट के अंदर जा भी रही और वापस भी आ रही। सो इट अटैचेस द डायफ्राम, ठीक है ना, ये क्या करेगा, ये डायफ्राम को क्या करेगा, अटैच कर देगा, ठीक है ना। इट इज़ अटैच टू द डायफ्राम एंड इट इज़ कंटिन्यूस टू द ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है ना, ये ट्यूनिका एडवेंटिशिया के साथ जुड़ी हुई है जो कि आउटर लेयर है ब्लड वेसल्स की, और इंटरिंग होती है और बाहर निकलती है हार्ट के अंदर। ये अटैच किसके साथ है, नीचे से डायफ्राम के साथ अटैच है आउटर लेयर जो है फाइब्रस, क्योंकि फाइब्रस जो नेचर है ये प्रोटेक्ट करती है हार्ट को स्ट्रेचिंग से, ज़्यादा खुलने से। दूसरी जो लेयर है वो बेटा आ जाएगी सीरस लेयर। ये दूसरी लेयर किस चीज़ की है, पैराइटल पेरिकार्डियम की, जो सबसे आउटर लेयर है। वो मज़ीद आगे 3 लेयर से, दिल की जो सबसे बाहर वाली लेयर है ना, वो मज़ीद आगे जो है वो लेयर से मिलकर बनती है तीनों से, जिसको हम आउटर फाइब्रस लेयर कहते हैं, सीरस लेयर, और आखिर पे आ जाएगा इनर विज़रल पेरिकार्डियम। सो आउटर हमने डिस्कस कर ली, अब हम सीरस लेयर को डिस्कस करेंगे। देखिए सीरस लेयर जो है वो बनती है मेसोथीलियम से, जिसमें थोड़ी सी अमाउंट में कनेक्टिव टिश्यूज़ भी होते हैं। मेसोथीलियम क्या करता है कि ये स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स को जो है वो क्या करता है, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स को जो, देखिए मैं दोबारा यहाँ से आपको बताता हूँ, मेसोथीलियम
मीज़ो का मतलब होता है दरमियान। मीज़ोथीलियम कंटेन्स द स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। मीज़ोथीलियम के अंदर कौन से सेल्स होंगे बेटा? स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होंगे, जो कि सेक्रीट करते हैं एक छोटी सी अमाउंट में लिक्विड को। अब वो लिक्विड क्या करता है? वो पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर आ जाता है, और जिसकी वजह से द फ्लूइड पर इवेंट्स, वो क्या करता है? फ्रिक्शन को कम करता है। फ्रिक्शन एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ द हार्ट विद इन द पेरिकार्डियम। वो फ्रिक्शन को भी कम कर देगा और दिल की जो पेरिकार्डियम में मूवमेंट्स है उनको भी क्या कर देगा? आसान बना देगा। सो व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स, जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस फ्लूइड, तो इस फ्लूइड का जो टोटल वॉल्यूम है वो क्या है? 25 से 35 ml है। ठीक है, यहाँ पर बेटा अब आप देखिए, ये है हार्ट, ये आ गई लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना, और ये एओर्टा है, और इसी तरह से नीचे देखें तो ये लेफ़्ट एट्रियम है, लेफ़्ट ये वेंट्रिकल आ जाएगा, इसके बाद ये एओर्टा है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है ना, और ये पल्मोनरी वेल्व्स आ गया, ये इनर वीना केवा आ गया, ये ट्राइकस्पिड वेल्व भी आ गया, ठीक है ना, ये राइट एट्रियम आ गया। अब ठीक हो गया। सो राइट पल्मोनरी आर्टरी ये वाली खड़ी है। इसी तरह से ऊपर क्या है? सुपीरियर वेना केवा। ये था हार्ट का स्ट्रक्चर। अब हम इनर लेयर को डिस्कस कर लें, इनर विज़रल पेरिकार्डियम को। तो इनर विज़रल पेरिकार्डियम जो है वो मायोकार्डियम के सरफेस के साथ जुड़ी होती है, और ये किससे बनती है? ये बनती है बेटा फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल से। ये ज़रा गौर से सुनना, किससे बनी है? फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल से। इस तरह के एमसीक्यूज में आते हैं। सो दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज, ये लेयर क्या कहलाती है? एपिकार्डियम कहलाती है, ठीक है ना। अच्छा, ये ज़रा बेटा आप अब देखें, ये मायोकार्डियम जो मेन लेयर है, इसकी आगे मज़ीद कितनी लेयर्स हैं? 3। एक है एंडोकार्डियम, दूसरी है फाइब्रस या पेरिकार्डियम, तीसरी जो है वो सीरस या एपिकार्डियम, ठीक है ना। थैंक यू। अब इसके बाद देखें मायोकार्डियम। मायोकार्डियम दरमियान वाली लेयर है। मायोकार्डियम जो है वो किससे मिलकर बनती है? इज़ द मिडल लेयर ऑफ द वॉल। ये जो हार्ट की वॉल्स हैं उनकी ये मिडल लेयर है, और ये बनती किससे है? ये बनती है बेटा कार्डिक मसल से और फाइबर से, कार्डिक मायोसाइट्स के। तो मायोकार्डियम जो क्या करेगी? मायोकार्डियम फॉर्म्स द बल्क ऑफ द हार्ट। ये हार्ट का जो बल्क है वो बनाएगी, और ये पंपिंग एक्शन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। मायो का मतलब बेटा मसल्स होता है, तो जारी बात है मसल्स नहीं कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो ये वाली जो लेयर है इस तरह से। सो अनलाइक द स्केलेटल मसल्स के की तरह नहीं, अनलाइक का मतलब होता है नहीं, अनलाइक द स्केलेटल मसल्स फाइबर, द कार्डिक मसल फाइबर, ठीक है ना। तो स्केलेटल मसल फाइबर्स की निस्बत जो कार्डिक मसल फाइबर्स हैं ना, वो क्या करता है? द कार्डिक मसल फाइबर्स आर इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री से क्या मुराद है बेटा? वो मसल्स जो खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करते, उनको हम इनवॉलेंट्री कहते हैं, ठीक है ना। सो अब जो स्केलेटल मसल्स हैं आपके हाथ पाँव नाक कान, वो तो आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो हार्ट है वो खुद ब खुद चलता रहता है, तो इसलिए फिर इसको हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेट। इसी तरह से बेटा देखें, मायोकार्डियम हैज़ द 3 लेयर्स ऑफ द, ठीक है ना। मायोकार्डियम के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है ना। नंबर 1 कौन सी? मसल फाइबर, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बनाती है हार्ट का। नंबर 2 मसल फाइबर, जो कि पीस मेकर बनाती है। और नंबर 3 मसल फाइबर, जो कि कंडक्टिव सिस्टम बनाती है। ठीक हो गया। तो ये थी मायोकार्डियम। ये बेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पेरिकार्डियम है, ये विज़रल पेरिकार्डियम है, ये पेरिकार्डियल कैविटी आ गई, ये एंडो कार्डियम आ जाएगी, और ये मायोकार्डियम आ जाएगी जो दरमियान में है। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, इसके साथ ही हम आज के अपने इसी लेक्चर को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो इसके साथ ही जो है आज के लेक्चर का टाइम ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी कोई बात ना समझ आई हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।